ओके, तो चलिए आज के इस नए विश्लेषण में सीधे डाइव इन करते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी समझने वाले हैं ना, जो किसी हॉलीवुड थ्रिलर से बिल्कुल कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे अमीर इंसान के बारे में। एक ऐसा सफर जो इतने उतार चढ़ाव और टेंशन से भरा है कि सच में आप दंग रह जाएंगे। जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तरफ एक 12 साल का बच्चा है जिसे स्कूल के बुलीज ने इतना मारा कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा, और दूसरी तरफ आज का वही शख्स, एक $400 बिलियन एम्पायर का मालिक जिसके इशारे पर रॉकेट्स उड़ते हैं और सोशल मीडिया चलता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन मतलब लिटरली दिमाग को हिला देने वाला है ना? तो चलिए देखते हैं पहला हिस्सा, द सुपर कंप्यूटर ब्रेन। साउथ अफ्रीका में उनका बचपन कोई आसान नहीं था। उनका दिमाग ना बिल्कुल किसी सुपर कंप्यूटर की तरह कॉम्प्लेक्स आइडियाज को प्रोसेस करता था। कभी कभी तो वो इतनी गहरी सोच में डूब जाते थे कि डॉक्टर्स को लगा उन्हें सुनाई नहीं देता। फिर सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्हें एक कंप्यूटर मिला, सिर्फ 5 किलोबाइट मेमोरी वाला। उसके साथ प्रोग्रामिंग सीखने की एक किताब थी जिसे पूरा करने में आमतौर पर लोगों को 6 महीने लगते थे, और उन्होंने लगातार जागकर उसे सिर्फ 3 दिन में खत्म कर दिया। सिर्फ 3 दिन। और उसी 5 KB कंप्यूटर पर अपना पहला वीडियो गेम ब्लास्टर कोड किया और उसे $500 में बेच भी दिया। मतलब पहला बिजनेस तभी शुरू हो गया था। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, मेकिंग द फर्स्ट मिलियंस। उन बुलीज से दूर जाने और कुछ नया करने की आग उन्हें नॉर्थ अमेरिका ले आए। यहां आकर उन्होंने अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर अपना पहला बड़ा स्टार्टअप शुरू किया, Zip2। शुरू के दिन बेहद मुश्किल थे, ट्रस्ट मी। वो दिन रात बस लगातार कोडिंग करते थे ताकि लोकल बिजनेसेस की डायरेक्टरीज और मैप्स को इंटरनेट पर लाया जा सके। और ये दिन रात का संघर्ष रंग भी लाया। 1999 में कंपैक्ट ने Zip2 को खरीद लिया, और इस सक्सेसफुल डील से उस 27 साल के नौजवान को $22 मिलियन मिले। एक आम इंसान होता तो शायद आराम की जिंदगी चुनता, पर उनके इरादे बिल्कुल अलग थे। इसके तुरंत बाद उन्होंने पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री को ही बदलने का मन बना लिया और शुरू किया X.com, जो आगे चलकर पेपैल के साथ मर्ज हो गया। अब उनका मैनेजमेंट स्टाइल थोड़ा काफ़ी सख्त था। एक बार तो जब वो अपनी हनीमून पर थे, बोर्ड ने उन्हें पीछे से CEO की पोस्ट से निकाल दिया। लेकिन जब ईबे ने पेपैल को एक्वायर किया तो सबसे बड़ा शेयर होल्डर होने के नाते उन्हें $180 मिलियन का एक मैसिव पे आउट मिला, और बस यहां से सिलिकॉन वैली में उनका नाम एकदम सॉलिड हो गया था। लेकिन जिंदगी हमेशा एक सीधी लाइन में कहां चलती है। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, डिसरप्शन इन स्पेस एंड ऑटो। एक बेहद निजी और दर्दनाक ट्रेजेडी हुई। उन्होंने अपने नन्हे बेटे को खो दिया। इस दुख से निकलने के लिए उन्होंने अपना ध्यान अपने बचपन के सबसे बड़े सपने की तरफ लगा दिया, मार्स पर इंसान को ले जाना। तो शुरू में उनका प्लान था कि रशिया जाएंगे, वहां से पुरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स खरीदेंगे और उन्हें रॉकेट्स की तरह यूज करेंगे। पर जब वो और उनकी टीम रशिया गई तो उन्हें एक मिसाइल के लिए $21 मिलियन चार्ज किए गए, और मजे की बात, उनका मजाक भी उड़ाया गया। खाली हाथ वापस आते वक्त फ्लाइट में ही उनका इंजीनियरिंग माइंड चल पड़ा। उन्होंने कैलकुलेट किया और एक ऐसी चौंकाने वाली बात पता लगाई जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। एक रॉकेट बनाने का एक्चुअल रॉ मटेरियल कॉस्ट ना उस फिनिश्ड रॉकेट के टोटल प्राइस का सिर्फ 2 से 3% ही होता है। बाकी सब प्रॉफिट और इनएफिशिएंसीज हैं। तो सबसे अहम पॉइंट यहां पर है वर्टिकल इंटीग्रेशन। यही इस पूरे रेवोल्यूशन की चाबी है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो पार्ट्स पहले बाहरी सप्लायर से मंगवाए जाते थे, जैसे कि इंजन्स, फ्यूल टैंक्स, बैटरी पैक्स, उन सबको अब कंपनी खुद अपनी फैक्ट्री में बनाएगी, इन हाउस। इस अकेले कदम ने उन स्लो और महंगे थर्ड पार्टी सप्लायर्स को गेम से ही बाहर कर दिया। और रिजल्ट क्या निकला? जो पेलोड ऑर्बिट में भेजने के लिए पहले $70 मिलियन लगते थे, स्पेसएक्स ने उसे घटाकर सीधा $7 मिलियन कर दिया, सीधा 10 गुना कम। पर सच कहूं तो स्पेस तक का यह सफर इतना आसान नहीं था। और यहां से शुरू होता है भाग 4, द 2008 फाइनेंशियल क्रूसिबल, उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर। 4 साल की लगातार तोड़-फोड़ मेहनत के बाद 2006 में फैल्कन 1 का पहला लॉन्च हुआ। सबकी नजरें आसमान पर थी। रॉकेट ऊपर उठा और सिर्फ 25 सेकंड्स के बाद एक फ्यूल लीक की वजह से आग लग गई। रॉकेट बुरी तरह क्रैश। सालों की मेहनत आंखों के सामने लिटरली आग में जलकर राख हो गई। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ठीक 1 साल बाद 2007 में दूसरा अटेम्प्ट। सब कुछ ठीक चल रहा था। फर्स्ट स्टेज परफेक्टली अलग भी हो गया, लेकिन अचानक दूसरी स्टेज का इंजन समय से पहले ही बंद हो गया। रॉकेट हवा में ही घूमने लगा और एक बार फिर से क्रैश। अब टेंशन ना अपने एब्सोल्यूट पीक पर थी। अगस्त 2008 में तीसरा अटेम्प्ट हुआ।
कंट्रोल रूम में लोग सांस रोक के खड़े थे, पर अचानक एक और धमाका। फैल्कन 1 हवा में ही फट गया। उस वक्त कंट्रोल रूम में बिल्कुल सन्नाटा छा गया था, पिन ड्रॉप साइलेंस। इन 3 फेलियर्स के साथ लगभग $100 मिलियन जल चुके थे, फंडिंग पूरी तरह खत्म, और अब सिर्फ और सिर्फ एक आखिरी अटेम्प्ट बचा था। और अगर आपको लग रहा है कि ये काफी बुरा था, तो उस 2008 की भयानक सिचुएशन को थोड़ा और करीब से देखते हैं। एक तरफ स्पेसएक्स आखिरी सांस गिन रहा था, 3 फेलियर्स और सिर्फ एक ट्राई बाकी, और दूसरी तरफ उनकी एक और बड़ी उम्मीद टेस्ला बर्बादी के कगार पर खड़ी थी। एक गाड़ी को बनाने का खर्चा ही $1 लाख आ रहा था, और ऊपर से 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। दोनों कंपनियां लगभग बैंक्रप्सी की दहलीज पर थीं। ऐसे हालात में कोई भी आम इंसान हार मान लेता, पर उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, यहां तक कि अपनी पर्सनल मैक्लेरन गाड़ी भी बेच दी ताकि कंपनियां जिंदा रह सकें। और फिर आया दिसंबर 2008 का वो जादुई महीना, फैल्कन 1 का चौथा और आखिरी लॉन्च, और ये सक्सेसफुली ऑर्बिट में पहुंच गया। बस इसके कुछ ही हफ्ते बाद नासा ने $1.6 बिलियन का एक मैसिव कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, और उधर ठीक 24 दिसंबर को क्रिसमस ईव पर टेस्ला को लास्ट मिनट इमरजेंसी $40 मिलियन की फंडिंग मिल गई। एक ही महीने में मौत के मुंह से दोनों कंपनियों को वापस खींच लाना, ये सच में एक अनबिलीवेबल कमबैक था। तो इन आग के दरियाओं से निकलने के बाद अब आते हैं 5वें हिस्से पर, एक्सपैंडिंग द टेक एम्पायर। यहां से टेस्ला ने सीधे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के पुराने रूल्स ही उखाड़ कर फेंक दिए। सिर्फ नीचे स्पोर्ट्स कार्स तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि आम लोगों की गाड़ियों पर फोकस किया, और 2012 में मॉडल एस लॉन्च कर दी। इस एक कार ने साबित कर दिया कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां पेट्रोल गाड़ियों से कहीं ज्यादा सुपीरियर हो सकती हैं। 500 किलोमीटर की रेंज और 0 to 97 की स्पीड सिर्फ 4.2 सेकंड्स में। पर सबसे बड़ा गेम चेंजर ये था कि उन्होंने कार को एक पहिए पर चलने वाले कंप्यूटर की तरह रीडिफाइन कर दिया। इस डिसरप्शन ने 2013 आते आते टेस्ला को पूरी तरह से प्रॉफिटेबल बना दिया। और ये चार्ट ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है उनके आज के एम्पायर को। मतलब एक अकेले इंसान का प्रभाव इतनी सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज में देखना हैरान कर देता है। स्पेसएक्स जो रीयूजेबल रॉकेट्स बना रही है और फैल्कन 9 के जरिए भारी पेलोड ले जाने की पावर को 50 गुना बढ़ा चुकी है। टेस्ला जो क्लीन एनर्जी और सेल्फ ड्राइविंग कार्स ला रही है। न्यूरालिंक जो इंसानी दिमाग और कंप्यूटर को एक चिप से जोड़ रही है। द बोरिंग कंपनी का हाइपरलूप कॉन्सेप्ट, और XAI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रही है, सब एक ही फ्रेम में। अब जब किसी के पास इस लेवल के पावर हो तो चीजें आसान तो नहीं रहेंगी। चलिए चलते हैं इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर, वेल्थ, पावर एंड कंट्रोवर्सी। ये जो नंबर आप देख रहे हैं ना, $400 बिलियन, ये आंकड़ा अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है। ये नेटवर्थ दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान की नेटवर्थ का लगभग दुगना है। इतना इनसेन फाइनेंशियल पावर हिस्ट्री में पहले कभी किसी एक इंसान के पास नहीं देखा गया। लेकिन बिना किसी बायस के अगर हम फैक्ट्स को देखें तो इस विशाल साम्राज्य के साथ कई कंट्रोवर्सीज भी जुड़ी हैं। बेहद सख्त काम का दबाव और एम्प्लॉयज की शिकायतें अक्सर खबरों में रहती हैं। 2023 में ट्विटर को एक्वायर करने के तुरंत बाद एक झटके में हजारों लोगों को निकाल दिया गया। उनका एक सिंगल ट्वीट स्टॉक मार्केट को ऊपर या नीचे गिराने की ताकत रखता है, और रिसेंटली प्रेसिडेंशियल कैंपेन्स में लगभग $280 मिलियन की मैसिव डोनेशन भी दी गई। बेहिसाब दौलत और राजनीतिक प्रभाव का ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ताकतवर है और उतना ही विवादित भी। तो फाइनली ये सब कुछ हमें एक बेहद जरूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। सोचिए इस बारे में, क्या ऐसी माइंड ब्लोइंग इनोवेशन और फ्यूचर बनाने की जो कीमत है वो इतनी अनचेक्ड पावर और दौलत के रिस्क्स को बैलेंस कर सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर हम सबका फ्यूचर डिजाइन करने का हक किसके हाथ में होना चाहिए? इस सवाल के साथ मैं आपको यहीं छोड़ता हूं। इस विश्लेषण में हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।